इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। ओके, सबसे ज़्यादा 13 गोल्ड मेडल जीते हैं ओवरऑल कैटेगरी में। फाइन। और सेकंड पोजीशन पे आया है इथोपिया। इथोपिया सेकंड पोजीशन पे आया है। और जो इंडिया है, इंडिया की रैंक आई है इस वाले इवेंट में 33rd प्लेस आई है इंडिया की। ओके, विद 1 सिल्वर मेडल एट दिस चैम्पियनशिप, सिर्फ एक सिल्वर मेडल के साथ। ओके, एंड बेसिकली 4th बेस्ट है एशिया में, 4th पोजीशन है एशिया में। और एशिया में पहली पोजीशन कौन सी आई है? चाइना फर्स्ट पे है। सेकंड पोजीशन पे जापान है एंड थर्ड पोजीशन पे कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे है। फाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है बेसिकली इंडिया। अच्छा, इसी में इंडिया अकेला नहीं है 33rd पोजीशन पे, इंडिया के साथ और भी कंट्रीज़ हैं जो 33rd प्लेस पे आई है, जैसे अल्जेरिया। अल्जेरिया को भी एक ही सिल्वर मिला है। बुर्किना फासो 33rd पोजीशन पे है। क्रोएशिया 33rd पोजीशन पे है। ग्रीस 33rd पोजीशन पे है एंड साउथ कोरिया 33rd पोजीशन पे है। सो ये सारे की सारी कंट्रीज़ की पोजीशन 33rd ही आई है। इसी इवेंट में इंडिया के जो, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, सो इसी इवेंट में जो इंडिया के नीरज चोपड़ा है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। ओके, और इसकी लेंथ कितनी थी? 88.13 मीटर जाके गिरा है एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल। ये पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। ओके, फाइन। लेकिन गोल्ड जीतने में वो हार गए क्योंकि जो गोल्ड जीता है वो जीता है एंडरसन पीटर्स ने, और उनका थ्रो था 90.54 मीटर का। इनका थ्रो था 90.54 मीटर का। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ऑल्सो इसी में एक और चीज़ है, इसमें बेसिकली जो अंजू बॉबी जॉर्ज है, अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस कैटेगरी के लॉन्ग जंप में विमेंस कैटेगरी में। ओके, इन्होंने जीता था, अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2003 के ओलंपिक्स में, 2003 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो हुई थी फ्रांस में। ठीक है, ये तो यूएसए में हुई है। और यस, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 16। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने सेलेक्ट किया है किसको? टोक्यो इन जापान एज द होस्ट सिटी सेलेक्ट किया है टोक्यो जापान को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। किसके लिए? फॉर 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो इस साल तो यूएसए में हुई है, लेकिन 2025 के लिए कौन सी कंट्री की सिटी को होस्ट सिटी बनाया गया है? वो है टोक्यो विच इज़ इन जापान। फाइन। और बिड्स तो जो आई थी वो नाइरोबी से भी आई थी, ओके, सिंगापुर से भी आई थी, पर इन सबको हटा के किसको सेलेक्ट किया है? टोक्यो विच इज़ इन जापान।
Fine. And World Athletics also awarded its cross country championship to Croatia in 2024 and Florida in 2026. सो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसने 2024 के लिए किसको अवार्ड दिया है चैम्पियनशिप के लिए? क्रोएशिया को अवॉर्डेड मतलब क्रोएशिया को अवार्ड दिया उसके लिए, और फ्लोरिडा को किया 2026 के लिए। यानी कि यहाँ पे ये वाले इवेंट होंगे, क्रोएशिया में 2024 में और फ्लोरिडा में 2026 में। फाइन। और जो 2023 में होगा, 2023 में 19th एडिशन होगा। इस साल 18th एडिशन था, तो 2023 में जो 19th एडिशन होगा वो होस्ट कौन करेगा? वो होस्ट होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ पे है? बुडापेस्ट है हंगरी में। तो आपको सारे याद होने चाहिए कि 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में हो रहा है, 24 में क्रोएशिया में, 25 में टोक्यो में एंड 26 में फ्लोरिडा में। फाइन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ बेसिक रिलेटेड है, ओबिचुअरी से रिलेटेड है। नोबल पीस प्राइज विनर, नोबल पीस प्राइज विनर जिनका नाम है, और ऑल्सो इरीश के मिनिस्टर थे। सबसे पहले उनका नाम था विलियम डेविड ट्रिम्बल। And he passed away at the age of 77. He passed away at the age of 77, and he was the key architect of Good Friday Agreement in 1998. So जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था जो 1998 में चला था, और जो 30 ईयर के डिस्प्यूट के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड में ख़त्म हो गया था, तो वो आर्किटेक्ट थे। ही वॉज द आर्किटेक्ट और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे agreement. Fine. And he was the first person to serve in the role of first minister in the new Northern Ireland executive established as part of Good Friday Agreement. Fine. That is it. Nothing more is important regarding it. Next news is UNESCO International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem 2022. So यूनेस्को का जो इंटरनेशनल डे है, यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। जो मैनग्रोव का इकोसिस्टम है पूरा का पूरा, उसको कंजर्व करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनेस्को के थ्रू। वो कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वो ऑब्जर्व किया जाता है 26 जुलाई 2022 में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम 2022 was celebrated on 26 जुलाई 2022 to raise awareness about the importance of mangrove ecosystem. ओके, जो बताने के लिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रोव। ओके, कि ये एक बहुत यूनिक, बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत वनरेबल इकोसिस्टम है। ओके, and to promote the solution for their sustainable management, conservation and uses, to do something and to find the solutions, to promote solutions regarding it for their sustainable management, conservation. Okay, and this day is also known by the name of World Mangrove Day. यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम 2022 तो कहते ही है, इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव डे। फाइन। एंड द फर्स्ट मैनग्रोव डे वॉज ऑब्जर्व इन 2016 and day was also chosen to commemorate Greenpeace activist Hey Ho Daniel Nonota, who passed away in 1998, okay, during a protest, basically to re-establish the mangrove wetland in Ecuador.
fine, basically for whom, and to commemorate Hey Ho Daniel. So he was passed away in 1998, and he had done a lot in the field to re-establish the wetland of mangroves, and during a massive protest to re-establish the mangrove wetland, he died. Fine. Okay. Now let's move on to next news. News number 19. So basically, this news is related to Rajasthan. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ओके, राजीविका ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट एंड तेलंगाना गवर्नमेंट की जो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो स्ट्रीट निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश राजस्थान महिला निधि, एस्टैब्लिश करने के लिए राजस्थान महिला निधि, ओके। एंड व्हाट इज इट? राजस्थान फर्स्ट एंड इंडियाज थर्ड वुमेन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली राजस्थान का तो पहला है और इंडिया का तीसरा है वह वुमेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वुमेन का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। सो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, मैं नाम लिखूं, कहाँ लिखूं? ओके, तो नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ओके। एंड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तेलंगाना गवर्नमेंट का जो स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, फाइन। और जो ये राजस्थान महिला निधि है विल बी एस्टैब्लिश एज अ स्टेट रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू राजीविका। तो इसका प्रॉपर नाम क्या रखा गया है? राजीविका रखा गया है, ओके। विद अ टोटल ग्रांट कितना मिल रहा है इसको? 50 करोड़ तो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है अगले 2 सालों के लिए, फाइन। 25 करोड़ पहले ईयर में। और ये जो राजस्थान महिला निधि है विल बी स्टार्टेड इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल राजस्थान महिला निधि टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम करने वाली है पहले साल में, ओके। और इसके अंदर थ्रू लोन जो है अप टू 40,000 रुपीज़, वो 48 घंटे के अंदर अगर किसी को चाहिए वो दे दिए जाएंगे, फाइन। विल बी डिस्पर्स इन 48 आवर। और अगर किसी को 40,000 से ज़्यादा का चाहिए तो 15 दिन के अंदर उनको वो अमाउंट मिल जाएगा एज अ लोन के तौर पे, फाइन, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल headed by whom? Headed by Defense Acquisition Council headed by Union Minister Rajnath Singh. Defense Acquisition Council, which is headed by whom? Which is headed by Rajnath Singh, Ministry of Defense, has approved which proposal? Has approved arms procurement proposal.
आर्म्स का प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल, ओके, और उसकी टोटल वर्थ कितनी होगी? 28,732 करोड़ रुपए। फाइन। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज़ हेडेड बाय राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने अप्रूव कर दिया है आर्म्स प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल को, जिसकी टोटल वर्थ कितनी है? 28,732 करोड़ रुपए। अंडर किसके? बाय कैटेगरी है, कैटेगरी का नाम इम्पोर्टेंट है। बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। बाय इंडियन इंडिजीनियसली designed, developed and manufactured category. Okay, and this approval will provide further boost to Atmanirbharta in defense. Okay, fine. सो इतने का ये बेसिकली प्रपोजल दिया है 28,732 करोड़ का, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसको हेड किया है, हेड करते ही है राजनाथ सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर है। और आर्म्स प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल 28,732 करोड़ का किसके अंदर? बाय इंडिया इंडिजीनियसली डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में। फाइन, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया जो है उसने डेजिग्नेट किया है, डेजिग्नेटेड 5 नए वेटलैंड्स को, 5 न्यू वेटलैंड्स, किसके? जिनकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस है, उनके लिए इंडिया ने डेजिग्नेट किया है 5 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, taking the total number of Ramsar sites to 54 from 49. So earlier there was 49 wetlands of international importance under the Ramsar Convention. Under Ramsar Convention, okay, or the Convention on Wetland, or Convention on Wetland, okay. So India has designated 5 new wetland of international importance, taking the total number of Ramsar sites to 54 from 49 under the Ramsar Convention or the Convention on Wetland, okay. और जो नई साइट है जिसमें 3 वेटलैंड जो है वो तमिलनाडु में है, 3 इन तमिलनाडु, एक जो है वो मिज़ोरम में है और एक मध्य प्रदेश में है। जो ये 5 नए वेटलैंड डेजिग्नेट किए गए हैं, सो उनमें से 3 तमिलनाडु में है, एक मिज़ोरम में है और एक मध्य प्रदेश में है, ओके। जो तमिलनाडु में है, कौन कौन से है तमिलनाडु में? कारीकिली बर्ड सेंचुरी, कारीकिली बर्ड सेंचुरी जो लोकेटेड है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, उसको बेसिकली वेटलैंड, नए वेटलैंड में उसका नाम आया है, ओके। और दूसरा नाम है पालीकारानी, पालीकारानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ओके। ये चेन्नई में ही है, तमिलनाडु। सो पालीकारानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट है पिचावरम मैंग्रोव, क्या नाम है? पिचावरम मैंग्रोव, ओके, पिचावरम मैंग्रोव। और ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। फाइन। और नेक्स्ट है, ये भी तमिलनाडु, पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है तमिलनाडु में, ये पालीकारानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, ये कारीकाली
बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में भी ये। ओके। अब मिजोरम में क्या नाम है? मिजोरम वाले का नाम है पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड मिजोरम वाले का नाम है, नेचुरल वेटलैंड है। ओके फाइन। और साख्या सागर, साख्या सागर ये लोकेटेड है माधव नेशनल पार्क में, माधव नेशनल पार्क में। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फाइन। सो साख्या सागर जो माधव नेशनल पार्क में है मध्य प्रदेश में वो है, और जो पाला वेटलैंड है वो है कहाँ पे? पाला वेटलैंड जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है मिजोरम में। लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड, लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड मिजोरम में। फाइन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये हमारी 21 तक हो गई, 22। सो एक इंडेक्स आया है और ये इंडेक्स निकाला है नीति आयोग ने। सो एज पर और अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोस एक्सपेंडिचर है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट। इंडिया का जो ग्रोस एक्सपेंडिचर चल रहा है रिसर्च पर और डेवलपमेंट पे, जो ऑल ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है किस किस पे? रिसर्च पे और डेवलपमेंट में। ओके, ये वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लोवेस्ट, लोवेस्ट है वर्ल्ड में। ओके, विद 43 US डॉलर पर कैपिटा, 43 US डॉलर per capita. So as per the report, India must boost research and development expenditure to reach on a par with BRICS. सो बेसिकली जो इंडिया है उसको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट में, जिससे जो जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें 43 US डॉलर का, इन कंपैरिजन टू ब्रिक्स कंट्रीज़, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस एरिया में। जैसे ब्राज़ील, ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, और एशियन कंट्रीज़ जितनी भी है तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ से। ओके, तो इंडिया में जैसे एशियन कंट्रीज़ में कौन सी है? रशिया हो गया। ओके, जैसे रशिया कितना डाल रहा है? 285 US डॉलर। ओके, सो ब्राज़ील है, ब्राज़ील इट इज़ इन्वेस्टिंग अराउंड 173 US डॉलर, एंड मलेशिया विच इज़ इन्वेस्टिंग अराउंड 293 US डॉलर। फाइन। And this is the third edition of India Innovation Index. This is the third edition. Fine. And basically it has adopted the framework of Global Innovation Index, and it has also 66 indicators across 7 pillars. And also the percentage of amount on research and development as a percentage of GDP has been consistent for of around 0.7% for almost 10 years or a decade. Okay, and also Karnataka state has emerged as the best state, बेस्ट स्टेट इमर्ज हुआ है। मणिपुर इसी इंडेक्स में, मणिपुर बेस्ट परफॉर्मर है अमंग नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट में। ओके, एंड चंडीगढ़ इज़ द टॉप परफॉर्मर इन among union territories, among all the union territories Chandigarh is the best. फाइन। सो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़। ओके,
तो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एक रैंकिंग आई है, ओके, और रैंकिंग है एक्सपाथ इंसाइडर, एक्सपाथ इंसाइडर 2022 रैंकिंग, ओके। और इस रैंकिंग को पब्लिश किया है किसने? इंटर नेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, ओके। और इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 36 आई है आउट ऑफ 52 कंट्रीज, 52 नेशंस, ओके, विद अ हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर। इसका अफोर्डेबिलिटी स्कोर ज़्यादा है, हाई अफोर्डेबिलिटी स्कोर, ओके। और मैक्सिको ने टॉप किया है एक्सपेक्ट इंसाइडर 2022 की रैंकिंग में। टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? मैक्सिको ने टॉप किया है। सेकंड पोजीशन पे जो आया है वो है इंडोनेशिया, सेकंड पोजीशन पे है। तो सेकंड पोजीशन पे आया है इंडोनेशिया और थर्ड पोजीशन पे है ताइवान, थर्ड पे ताइवान है। और जो लास्ट है या फिर बोल सकते हैं वर्स्ट कंट्री है एक्सपेक्ट्स के लिए, वर्स्ट कंट्री है वो है, वर्स्ट कंट्री है कुवैत इज़ द वर्स्ट कंट्री, कुवैत, ओके। सो कुवैत जो है वो है वर्स्ट कंट्री। यूएसए की रैंक इसमें आई है 14th, और जो कनाडा है उसकी रैंक आई है 23rd, और ओके, और इंडिया की रैंक तो आई है 36, फाइन। सो एक्सपेक्ट होता क्या है? एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु ड्वेल आउटसाइड ऑफ देयर नेशन ऑफ ओरिजिन इज नोन एज एक्सपेट्रिएट्स। एक इंसान जो जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ पे ना रह के दूसरे कंट्री में रह रहा है, ठीक है, तो उसे एक्सपेट्रिएट बोला जाएगा, ओके। और शॉर्टली उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सपेट बोल देते हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन डेवलप किया जाए, एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन डेवलप किया जाए, ओके। और उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है यूनियन सरस, यूनियन सरस। अब सरस की फुल फॉर्म क्या है? सरस की फुल फॉर्म है स्ट्रेस्ड एसेट रिकवरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, रिकवरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, ओके, स्ट्रेस्ड एसेट रिकवरी ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। और बेसिकली ये किस लिए है? फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनका अर्ली रेजोल्यूशन हो जाए उसके लिए है, ओके। और थ्रू अ बैड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन। और ये कैसे होगा? जो बैड लोन मैनेजमेंट के सॉल्यूशन के थ्रू ये किया जा सकेगा। एंड द ऑटोमेटेड सॉल्यूशन विल कवर रिकवरी एक्शन अंडर सारफेसी एक्ट, अंडर सारफेसी एक्ट, ओके, एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सो जितने भी ये ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है ये रिकवरी एक्शंस जो होंगे वो किसके अंडर अंडर करेंगे? सारफेसी एक्ट, सारफेसी की फुल फॉर्म सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। दोबारा सुन लो, फुल फॉर्म ऑफ सारफेसी इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ओके। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ा डिटेल। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का नाम क्या है? मनिका ए मानी मी खलाई, ए मानी मी खलाई, ए मानी मी खलाई इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश हुआ था 1919 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में,
ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हमारा 24 तक कंप्लीट हो गया। सो 25th न्यूज़ है बेसिकली रिलेटेड टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल है ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन, ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन। ओके, और इसने बेसिकली इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी, इंडिया की जो GDP पहले बता रखी थी फॉर 2023 के लिए, वो घटा दी है 0.8%, और अब कितनी कर दी है? 7.4%। अर्लियर इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड दैट 8.2% will be India's GDP for the year 2023, but now it was earlier, but now it has been changed to 7.4%. And for financial year 2024 also, IMF decreased the growth forecast to 6.9%. It was earlier, okay, and now it has changed to 6.1% now. Fine. And on the global front, it downgraded the global growth forecast for the calendar year 2022 by 40 basis point to 3.2%, okay, and by 70 basis point to 2.9% to 2023. फाइन। सो जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट थी, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो निकाली थी IMF ने, उसको भी लोअर किया है। उसको कितना कर दिया है? पहले उसका जितना था उसका 40 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करके उसको अभी 3.2% कर दिया है ईयर 2022 के लिए। just understand this is financial year 2022, and it has been reduced by 70 basis points to 2.9% for the financial year 23. Okay, now let's move on to next news. Next news is related to Albania. अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सो अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट कौन है? बजराम बेगाज। Bajram Begaj, a retired military commander and politician, he became the 8th president of Albania. Okay, and he succeeded whom? He succeeded former president इलीड मेहता। इलीड मेहता को उन्होंने सक्सीड कर दिया। इलीड मीटा, नॉट मेहता, इलीड मेहता को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, हु सर्व फ्रॉम जुलाई 2017 फॉर 5 ईयर। ओके, so yes, and nothing more is important regarding this because this is the news of other country, and from other countries usually these things are important, like who has become the president, prime minister, what kind of agreements, what MOUs. Okay, yeah, now let's move on to next news. Next news is related to Competition Commission of India's approval. Competition Commission of India approve the acquisition अप्रूव कर दिया है किसका? एक्विजिशन ऑफ सिटी एक्विजिशन। तो एक्विजिशन हो गया है सिटी बैंक का जो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, सिटी बैंक फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। अब कौन से बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। ओके, सो एक्सिस बैंक के थ्रू, और ये कौन से सेक्शन के अंदर हो रहा है? अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2022।
टू। ओके, और टोटल एक्विजिशन में कितने में अप्रूवल हुआ है? 12,325 करोड़ रुपए में एक्सिस बैंक इसको खरीद रहा है। सिटी यूनियन बैंक के, सॉरी, सिटी बैंक बिजनेस को पूरा कंप्लीटली। ओके, सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एवरीथिंग, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, तो सारी की सारी चीज़ें एक्सिस बैंक अपने कंट्रोल में ले रहा है विद दिस अमाउंट 12,325 करोड़ रुपीज़। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मानसुख मांडविया जी, मानसुख मांडविया, okay, he is the union minister of chemical and union minister for chemical and fertilizers and health and family welfare. Chemical and fertilizer and health and family welfare, okay, and he has chaired a seminar। ओके, एक सेमिनार लगाया है। और सेमिनार है मतलब उसका टाइटल क्या है? सेमिनार है सेफ़ यूज़ ऑफ केमिकल एट वर्क प्लेस, यानी कि जो केमिकल्स है उनका सेफ़ यूज़ होना चाहिए वर्क प्लेस पर। तो सेफ़ यूज़ ऑफ केमिकल्स एट वर्क प्लेस विच वॉज ग्रेस्ड बाय whom? वर्क प्लेस, एंड दिस वॉज ग्रेस्ड बाय भगवंत कुबा, not important। and this seminar was organized by whom? this seminar organize किया है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ने, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, ओके, एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, दोनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। क्या एग्रीमेंट है वो? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फॉर अडॉप्टिंग द इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड, कि अडॉप्ट किए जाएंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर मानसुख मांडविया जी। ओके, फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सो ये हो गया हमारा न्यूज़ नंबर 29। सो यूनियन कैबिनेट which is chaired by PM Modi, okay, and he has it has given the approval this of signing of guarantee यानी कि गारंटी दे रहे हैं, साइनिंग ऑफ गारंटी होस्ट करने के लिए 7वां एडिशन। 7th एडिशन किस चीज़ का? 7th एडिशन फीफा का। So for the first time it is happening that FIFA is going to be held in India. So FIFA के फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 17, ओके, विमेन वर्ल्ड कप 2022, and this is going to be held in India and between 11 October and 30th October 2022, and it will be फर्स्ट एवर, या दिस इज द थिंग कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा इंडिया में हो रहा है। ओके, ऑल्सो रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 26,316 करोड़ के प्रोजेक्ट का। किस लिए दिया है? बेसिकली फॉर सैचुरेशन ऑफ 4G मोबाइल सर्विसेज, 4G मोबाइल सर्विसेज की सैचुरेशन के लिए, किसमें? जितने भी रिमोट विलेजेस हैं और अनकवर्ड विलेजेस हैं वहाँ के लिए, जितने भी अनकवर्ड विलेजेस हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट है फॉर सैचुरेशन ऑफ 4G मोबाइल सर्विसेज इन द अनकवर्ड विलेजेस अक्रॉस इंडिया, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट।
तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन द अप्रूवल। बहुत रिसेंट की न्यूज़ है कि 1.64 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल प्लान अनाउंस किया है पीएम मोदी ने। और इसमें रिवाइवल प्लान इसमें बेसिकली फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के लिए है, जिससे टू मेक बीएसएनएल फाइनेंशियली वाइबल। ओके, सो फाइनेंशियली वो लाइन पे आ जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इट। सो अप अमाउंट इज 1.64 lakh crore rupees. And why government is investing so much money into it, I have also discussed an editorial related to it, related to the whole thing, when editorial came in the Hindu. Okay, so yes, now let's move on to next news. So next न्यूज़ है रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट से रिलेटेड है, न्यूज़ नंबर 30। सो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी, ओके, एंड हैज़ बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? NIRDPR, ओके, फुल फॉर्म मैं अभी बताऊंगी। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग UK। तो ये इंडिया का है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। लिखूं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट कोलैबोरेशन के लिए इन डेवलपिंग नेशन। ओके, किस लिए हुआ है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन के लिए, जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अब इससे रिलेटेड और न्यूज़ जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने निकाली है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बेसिकली अप्रूवल दे दिया है, 1600 मिलियन US डॉलर का अप्रूवल दिया है, जिसे हम 12,000 करोड़ रुपए बोलते हैं। और ये अप्रूवल किस चीज़ के लिए दिया है? कि ये इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? ये इन्वेस्टमेंट करेगा भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड। और ये क्या है? एक फुल्ली ओन सब्सिडरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, फुल्ली ओन सब्सिडरी है। और ये बेसिकली इन्वेस्ट कर रही है 12,000 करोड़ रुपए भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, विच इज़ अ फुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसमें अप्रूवल बेसिकली किसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? इतना अमाउंट ये कर रहे हैं डेवलपमेंट में। किसका डेवलपमेंट? BM सील 11 प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। सो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है और इंडिया की एक कंपनी कर रही है ब्राज़ील के प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड इजिप्ट और जो रिन्यू पावर एनर्जी लिमिटेड है, रिन्यू पहले के उसमें पढ़ा होगा आपने, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे बिल्ड कर सके ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी। ग्रीन आपको दिख रहा है ना? ओह सीरियसली सॉरी। ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहाँ पे? स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन, स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन। ये सारे प्रोजेक्ट इंडिया से इन्वेस्टमेंट जा रही है, पर ये इंडिया में हो नहीं रहे हैं। जैसे ये वाला इजिप्ट में होगा, स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन जो है, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की फैसिलिटी बनाई जाएगी विद द कोलैबोरेशन विद रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ इंडिया बेस्ड। ओके, वन मोर अप्रूवल इज देयर इज दैट द यूनियन कैबिनेट लीड बाय
PM मोदी जी ओके हैज़ अप्रूव्ड अ बिल, एक बिल अप्रूव किया है अमेंड करने के लिए यानी कि जो कंपटीशन एक्ट है 2002 2002 उसका अमेंडमेंट होना है, और उसके अमेंडमेंट के लिए बेसिकली एक बिल अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग द कंपटीशन रेगुलेशन इकोसिस्टम, रिफॉर्म करने के लिए, रिफॉर्मिंग कंपटीशन रेगुलेशन इको system. Fine. Now let's move on to next news. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 31st. So 31st news is related to Gujarat. So Gujarat. So what it is there about Gujarat? So Gujarat government has become the first state in India. ये ऐसी पहली स्टेट बनी है इंडिया में जिसने लॉन्च किया डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है फॉर 2022-27, okay, and with an aim to support the semiconductor and display manufacturing sector. So एम क्या है? सपोर्ट करना है सेमीकंडक्टर्स को, ओके, सेमीकंडक्टर्स के सपोर्ट के लिए हो रहा है। ऑल्सो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनके लिए हो रहा है, और बेसिकली इसका एम होगा कि ये जनरेट करेगा मोर देन 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के लिए। ऑल्सो गुजरात हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू डेवलप अ सेमीकोन सिटी, डेवलप करेगा गुजरात ही सेमीकोन सिटी डेवलप करेगा एज पार्ट ऑफ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, और विच इज़ इन अहमदाबाद में। तो ये डेवलप करेगा सेमीकोन सिटी एज अ पार्ट ऑफ धोलेरा स्पेशल इंसेंटिव रीजन DSIR अहमदाबाद में। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा टू मेक गुजरात, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इतना सब कुछ करने का क्या है कि गुजरात को एक पियोनियर बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो गुजरात को पियोनियर बनाना है इन डेवलपिंग किस में डेवलप करने में? इकोनॉमिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी है कि 75% की सब्सिडी दी जाएगी अगर जो पहले 200 एकड़ लैंड खरीदेगा उसको सब्सिडी दी जाएगी, 75% की सब्सिडी दी जाएगी, ओके, एंड ऑन द फॉर सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और 50% सब्सिडी अगर एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत है फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट के लिए तो उसके लिए 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फॉर एक्स्ट्रा लैंड के लिए, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फैब्रिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, और इसकी 7th एनिवर्सरी है, और ये ऑब्ज़र्व की गई थी 15 जुलाई 2022 को। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्किल इंडिया मिशन, यानी कि स्किल इंडिया मिशन को ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी कहते हैं। और जो स्किल इंडिया मिशन है इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड
एंटरप्रेन्योरशिप on 15 July 2015, and its aim to create convergence across states and sectors in terms of skill training activities. So final, because to provide skill training at a very huge level, skill training, and this was done skill training. So skill India mission, which is also known as National Skill Development Mission, its 7th anniversary was observed on 15th of July 2022, and it was launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And this it was first for the first time observed on 15th July 2015, and its basic aim is to provide skill training. Okay, fine. And the mission's objective is to enable the youth so that they can do training, and in order to secure a better livelihood for themselves. Fine. And also, so far till now, around 1 point, this is the data, 1.36 crore youth were trained under the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर अराउंड 1.36 करोड़ यूथ वर ट्रेंड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंड 11.38 lakh कैंडिडेट्स वर ट्रेंड अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ओके, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। मैं नाम फुल फॉर्म लिखूँ क्या? लिख देती हूँ, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ओके, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नंबर 33। सो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, रिजर्व बैंक कहाँ का? जिम्बाब्वे का। उसने लॉन्च किए हैं गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए हैं, और उनका नाम क्या है? नाम है मोसी ओ टूनिया, एंड टू बी सोल्ड टू द पब्लिक। ये पब्लिक को बेचे जाएंगे इन ऑर्डर टू टैकल इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, एंड टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन लोकल करेंसी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये लोगों में बेचे जाएंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स which is known as Mosi Owa Tunia to be sold to the public in order to tackle inflation and to boost confidence in the local currency. Okay, and around जो सेंट्रल बैंक है जिम्बाब्वे का, उसने डिस्पर्स किया है अराउंड 2000 coins to commercial banks, and the coins each weighing 1 troy ounce have a purity of 22 कैरेट। 22 कैरेट की प्योरिटी है। ओके, फाइन। और लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको बोलते हैं विक्टोरिया फॉल्स। ओके, एंड द कोइन विल हैव लिक्विड एसिड स्टेटस। दे कैन, इसका लिक्विड एसिड स्टेटस का मीनिंग क्या होता है? लिक्विड एसिड स्टेटस, इसका मीनिंग होता है दे कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। इनको ये ईजिली कन्वर्टेबल है, ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, एंड विल बी ट्रेडेबल लोकली एंड इंटरनेशनली। ट्रेड की जा सकते हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी, एंड पीपल होल्डिंग द कोइन कैन ओनली ट्रेड देन फॉर कैश आफ्टर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग। जो लोग इन कोइन को खरीदेंगे वो इनका ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो कर सकते हैं आफ्टर 180 days, यानी कि उन्हें 6 महीने रुकना पड़ेगा आफ्टर बाइंग इट। खरीदने के बाद 6 महीने बाद ही इसका ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सकती है। फाइन, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नंबर
34. So, Securities and Exchange Board of India, Securities and Exchange Board of India has extended a deadline extend कर दी है, extended the deadline. So SEBI has extended a deadline. कौन सी डेडलाइन? जो KYC का वैलिडेशन होता है, KYC नो योर कस्टमर्स, जितने भी नॉर्म्स होती है, सो जो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है उसको ये काम दिया गया था कि उसको वैलिडेट करना है जितने भी नो योर कस्टमर्स की IDs हैं. ओके, तो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी. ओके, सो उसको ये काम मिला हुआ था, तो इसका जो टाइम पीरियड था टू डू दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 3 months. 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है टिल 1 November 2022. ये पहले भी एक्सटेंड हो सो ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि सेबी का एक्सटेंड हुआ है, डेडलाइन एक्सटेंड की है सेबी ने. ओके, तो ये पहले एक्सटेंड हो चुकी है टिल 1 August 2022 तक. ओके, और अब फिर से पहले जुलाई से लेकर के एक्सटेंड किया गया था, 1 जुलाई से लेकर के एक्सटेंड किया गया था 1 अगस्त तक के लिए, और अब फिर से एक्सटेंशन हुआ है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक थर्ड एडिशन आया है. अब किसका है थर्ड एडिशन? ये है कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरन. ओके, और बेसिकली इसने एक लिस्ट निकाली है, लीडिंग वेल्दी विमेन लिस्ट. लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट 2021. ओके, और ये रिलीज़ हुआ है, ये रिलीज़ हुई थी जुलाई 2022 में. ओके, सो इस लिस्ट के हिसाब से रोशनी नादर मल्होत्रा, हु इज़ द मल्होत्रा who is the chairperson in HCL Technology has retained her title as the richest woman in India. So she became the richest woman in India for the second time बनी है, and she is the only Indian woman to lead a A-listed IT कंपनी. जो A-listed IT कंपनी को लीड कर रही है, केवल यही एक ऐसी महिला है. ओके, और ये लिस्ट पब्लिश की है हुरन रिपोर्ट ने किसके साथ मिलके? हुरन रिपोर्ट ने किसके साथ मिलकर के? कोटक प्राइवेट बैंकिंग के साथ मिलकर के ये रिपोर्ट रिलीज़ की है. सेकंड पोजीशन पे रोशनी नादर के अलावा रोशनी नादर फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन पे फाल्गुनी नायर. और ये जो है ये हेड है नायका की. ओके, नायका की हेड है, सेकंड पोजीशन पे ये आई है. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है किरण मजुमदार शाह को. किरण मजुमदार शॉ को रिप्लेस किया है, जो बाइकॉन की हेड है. ओके, फाइन. एंड मेरा टोटल वेल्थ कितनी है? टोटल 57,520 करोड़ रुपीज़. फाइन. एंड लिस्ट के हिसाब से बात करें तो जो फाल्गुनी नायर है ये रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन है. जिसे ये रिचेस्ट विमेन है ना, ये रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन है. ओके, इंडिया की. और जो यस. ओके, ऑल्सो कनिका टिकरीवाल. शी इज़ 33 years old, owner. Okay, and she is the youngest self-made woman in India. Youngest self-made women
इन इंडिया। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ ये है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन की है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। किसके साथ? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। किस लिए किए ये? टू सेटअप द फर्स्ट एवर इंडिया हाउस, यानी कि पहला सेटअप करने के लिए, पहला ऐसा फर्स्ट एवर इंडिया हाउस, इंडिया हाउस बनाने के लिए कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ओके। सो जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है पेरिस में 2024 में, वहाँ पे फर्स्ट एवर इंडिया का हाउस बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है। और बेसिकली ये पार्टनरशिप हेल्प करेगी जितने जो हमारे इंडिया के एथलीट्स हैं उनको, उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प करेगी और उनको सपोर्ट मिलेगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का। ओके। जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसको सपोर्ट दिया देगी ये जो पार्टनरशिप होगी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके। इसको सपोर्ट मिलेगा। ऑल्सो इट विल ऑल्सो बिल्ड द क्रीडेंशियल ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल स्टार्टिंग नेशन। फाइन। और इससे क्या होगा, इंडिया आगे फ्यूचर में भी ऐसा भी होगा कि इंडिया का भी अपना ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिलेगा इंडिया को। ओके। फाइन। ऑल्सो इससे एक और चीज़ होगी कि इंडिया जो होस्ट करने वाला है, मतलब फ्यूचर में तो होस्ट करने वाला है, जैसे 140th ओलंपिक सेशन, वो जून 2023 में होस्ट करेगा। ओके। कहाँ पे करेगा ये? जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में। जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई। ओके। सो इंडिया होस्ट करेगा 140th इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेशन। फ्यूचर में एक तो हेल्प मिलेगी कि भाई आगे के लिए फ्यूचर में, और जो ये 140th इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो ये सेशन होगा जून 2023 में, वो होगा जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में। ओके। ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली, इंडिया का पहला इम्पोर्टेंट है, इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ये लॉन्च होगा कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम वो लॉन्च होगा उड़ीसा में। फाइन। और वो लॉन्च हुआ है, किया गया था। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, होगा नहीं, हो चुका है, किया गया था कहाँ पे? उड़ीसा में। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नंबर 37। तो 37th न्यूज़ है, 11th एग्रीकल्चरल सेंसस, 11th एग्रीकल्चरल सेंसस रिलीज़ हुआ है 2020, 2021 और 2022 का। ओके। और इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और ये नरेंद्र सिंह तोमर है कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर है। और ये हुआ है टू कलेक्ट डाटा ऑन अ वेराइटी ऑफ पैरामीटर, डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑन अ वेराइटी ऑफ पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज करने के लिए। ओके। फाइन। और फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डाटा का कलेक्शन हुआ है वो हुआ है यूजिंग स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स को यूज़ करके एंड एज वेल एज टैबलेट्स को यूज़ कर करके। फाइन। एंड फील्ड वर्क जो है 11th एग्रीकल्चर सेंसस का वो कमेंस्ड होगा, जितना भी फील्ड वर्क है
11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021-2022 का वो कमेंस होगा अगस्त 2022 में। और जो 10th एग्रीकल्चर सेंसस आया था, अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो 10th एग्रीकल्चर सेंसस आया था वो कौन से ईयर का था और कौन से ईयर में आया था। 2015 टू 2016 में आया था 10th वाला। उसमें क्या था, जो जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे जिनकी लैंड जो थी 2 हेक्टेयर से कम थी, वो कितने थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनकी जो लैंड थी वो 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड थी, वो 86.2% थे सारे के सारे फार्मर्स का जितने भी है। ओके फाइन। और इनके पास क्रॉप एरिया कितना था, 47.3% ऑफ क्रॉप एरिया। जो क्रॉप एरिया है टोटल उसका 47.3% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है, और ये 86.2% है फार्मर्स के ऐसे लोग। ठीक है। और इस सेशन के जो ये जब ये लॉन्च हुआ और इसके इसके इसी के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बुक भी रिलीज़ की, मतलब एक गाइडलाइन रिलीज़ की है। उस गाइडलाइन का नाम क्या है, हैंडबुक ऑन ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर सेंसस। ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर सेंसस। ओके। और ये बाय स्टेट्स के थ्रू और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू। और ये इंट्रोड्यूस क्या कर रही है, डाटा कलेक्शन पोर्टल और ऐप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन पोर्टल ओके एंड ऐप को ये इंट्रोड्यूस करेंगे। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंडस इंटरनेशनल स्कूल। इंडस इंटरनेशनल 40 तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये हो नहीं पाएगा आज भी। सो आज 40 तक कंप्लीट करेंगे, कल बाकी बचा हुआ और नेक्स्ट देखेंगे, फिर रिवीजन करना है कि क्या करना है। तो इंडस इंटरनेशनल स्कूल जो हैदराबाद में है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन हैदराबाद। ओके। हैदराबाद तेलंगाना में है। इसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट, इंडिया का फर्स्ट टीचिंग रोबोट ये इंट्रोड्यूस किया है इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने, विच इज़ बेस्ड इन हैदराबाद, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट टीचिंग रोबोट जिसका नाम इम्पोर्टेंट है ईगल। तो ईगल पूछ सकते हैं ईगल है क्या, पहले तो ये, फिर ये ईगल किसने लॉन्च किया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है। और बेसिकली इसमें क्या है कि ये दीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेवलप्ड बाय द स्कूल विल असिस्ट टीचर इन टीचिंग। तो जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ये हेल्प करने वाले हैं, असिस्ट करने वाले हैं टीचर्स को, किसमें, टीचिंग में। ओके। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडस ट्रस्ट। ये इंट्रोड्यूस किसने किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है इंडस ट्रस्ट ने, विच रन अ नेटवर्क ऑफ इंडस इंटरनेशनल स्कूल। इंडस ट्रस्ट जो है यही पूरी की पूरी नेटवर्क चलाता है इंडस इंटरनेशनल स्कूल का। ओके। बेंगलुरु में, बेलगावी में, तो इसकी पूरी की पूरा नेटवर्क है, वो नेटवर्क किसके अंदर काम करता है, वो काम करता है इंडस ट्रस्ट के अंदर। फाइन। और जो ये स्कूल है इसने 21 टीचिंग रोबोट्स डिप्लॉय किए हैं, टीचिंग रोबोट्स डिप्लॉय किए हैं अपनी ब्रांचेस में, जो लोकेटेड है कहाँ पे, हैदराबाद में भी लोकेटेड है, बेंगलोर में भी लोकेटेड है, पुणे में भी लोकेटेड है। ठीक है, सारी की सारी ब्रांचेस में उसने ये 21 टीचिंग रोबोट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर। ओके, या नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 39 न्यूज़ ये है कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एसोसिएशन, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एसोसिएशन
उसने एक साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये किसके साथ किया है? मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ। मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एनहेंस द कोऑपरेशन बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया इन द पाम ऑयल इंडस्ट्री एंड टू प्रमोट द यूज ऑफ पाम ऑयल। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एसोसिएशन, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ, बेसिकली इन्हेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज़ ऑफ पाम ऑयल, कि जो पाम ऑयल है उसका यूज़ मैक्सिमम लोग करें। ओके, ऑल्सो जिससे का जो पाम ऑयल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करे, ठीक है, उस वो ग्रोथ करे, ग्रो हो अच्छे से, ठीक है। सो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इट एम्स टू हेल्प एजुकेट इंडियन कंज्यूमर्स। बेसिकली इसका एक और एम होगा कि वो जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करे, इस चीज़ के लिए उन्हें इन्फॉर्म करे कि वो जो ये पाम ऑयल है ये कितना न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट उसके बताए। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट बताए किसके? हेल्थ बेनिफिट बताए पाम ऑयल के, पाम ऑयल के। ओके फाइन, या दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, important, whatever is related to central bank is always important। so reserve bank of india has given another window, एक और विंडो दे दी है, और विंडो दी है किसको? पेमेंट एग्रीगेटर्स को, पीएज को दी है। दीज आर नॉट पर्सनल असिस्टेंट, दीज आर पेमेंट एग्रीगेटर। ये पेमेंट एग्रीगेटर्स है और इनको एक विंडो प्रोवाइड की है, ठीक है, एज ऑफ 17 मार्च 2020 तक के लिए। ओके, टू अप्लाई टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर लाइसेंस, जिससे वो अप्लाई कर सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक लाइसेंस के लिए इन द बाय 30 सितंबर 2022। और these payment aggregators are mandated to have a minimum net worth of, जो ये पेमेंट एग्रीगेटर है इनके पास मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 15 करोड़ की। ओके, एज ऑफ 31 मार्च 2022। फाइन, and these payment aggregators are entitled that facilitate e-commerce sites and merchant to accept various payment instruments from customers for completion of their payment without the need for merchant to create separate payment integration system of their own। okay फाइन, तो जो पीएज है वो ऐसी एंटिटी है जो पीएज ये एक ऐसी एंटिटीज़ है जो फैसिलिटेट करती है, ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करती है। ओके, और ये एक्सेप्ट करने के लिए कि बहुत सारे वेरियस जो पेमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके सबको वो एक्सेप्ट कर ले। ओके, फ्रॉम कस्टमर से फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर पेमेंट, कि ये वो एंटिटीज़ होती है, कस्टमर किसी भी तरीके से अगर पे करना चाह रहा है, पेमेंट करना चाह रहा है, तो ये दे शुड बी कैपेबल इनफ सो दैट दे कैन टेक द पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ फ्रॉम द कस्टमर्स without with all the convenience। so yes, and that is the reason why these are entitled for it, and for completion of the पेमेंट का completion हो जाए सक्सेसफुली। ओके, विदाउट द नीड फॉर मर्चेंट टू क्रिएट सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम ऑफ देयर ओन, यानी कि जो मर्चेंट होते हैं उनको ज़रूरत ना पड़े कि वो अपने सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाए, सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े मर्चेंट्स को, और इसी से ही काम हो जाए। फाइन, और ये पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है ये, ओके,
विच द RBI फॉर्मली लॉन्च्ड इन, RBI ने जो फ्रेमवर्क, RBI ने फॉर्मली जो इसको लॉन्च किया था मार्च 2020 में। और ये मैंडेट करता है कि ओनली एंटिटीज़ ऑथराइज्ड बाय द RBI, वही एंटिटीज़ जो अथॉरिटी जिनके पास है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, वही उसको एक्वायर कर सकेंगे। ओके। और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे मर्चेंट को, प्रोवाइड कर सकेंगे पेमेंट सर्विसेज किसको, मर्चेंट्स को। फाइन। So only those entities who have the power, who have the authority given by the Reserve Bank of India to acquire and provide payment services to the customers, whatever source they have to pay, and okay, only in that case they are liable, or they can do that, okay। और जो ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे मर्चेंट्स को, फाइन, कस्टमर से लेके मर्चेंट को प्रोवाइड कर सकेंगे पेमेंट सर्विसेज। सो दिस इज़ इट। सो बाकी के 20 नेक्स्ट क्लास में, नॉट क्लास, दिस इज़ नॉट क्लास बट येस, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।